नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 2018 के पॉलिटी क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग टर्म ऑफ हिज ऑफिस। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इम्यूनिटी। जो हाई फंक्शनरीज हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनको इम्यूनिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 361 में। तो ये इम्यूनिटी क्या कहती है? पहला है कि इन अथॉरिटीज द्वारा अपने फंक्शंस की एक्सरसाइज के अंदर कोई भी एक्ट अगर किया गया है तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर सकता। सेकंड प्रोविजन है कि कोई भी इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती ड्यूरिंग द टाइम दे आर इन ऑफिस। थर्डली, इनका कोई अरेस्ट की कोई भी प्रोसीडिंग इनके खिलाफ इनिशिएट नहीं हो सकती ड्यूरिंग द टाइम दे आर इन ऑफिस। एंड फोर्थ इम्यूनिटी इज के इवन इन देयर पर्सनल कैपेसिटी अगर कोई केस है तो वो 2 months नोटिस हैज टू बी गिवन टू दीज अथॉरिटीज। दिस इज टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट का जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे, कोई उसमें व्यवधान ना आए। तो ये हम समझ चुके हैं, तो ये दिस ऑप्शन अपीयर्स टू बी करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, emoluments and allowances of governor of a state shall not be diminished during his term of office। ये भी थ्योरी से सीधा सवाल है। आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट के लिए और 168 में गवर्नर के लिए ये प्रोविजन दिया गया है कि ड्यूरिंग दैट टर्म ऑफ देयर ऑफिस देयर एमोल्यूमेंट्स कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, तो थोड़ा और इसको अब डिटेल में समझ लेते हैं, रूल ऑफ लॉ होता क्या है। तो रूल ऑफ लॉ में एक आप याद रखिए, एक ये जूरिस्ट थे ए वी डाइसी, इन्होंने इसकी थ्योरी बनाने पे काफी काम किया था। अब देखते हैं रूल ऑफ लॉ होता क्या है। पुराने जमाने में मोनार्क्स होते थे, तो जो मोनार्क का रूल है, जो सम्राट का रूल है, वो है रूल ऑफ मैन। रूल ऑफ मैन, रूल ऑफ मैन का मतलब है मोनार्क अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है, सम्राट कुछ भी कर सकता है। बट रूल ऑफ लॉ में लॉ सुप्रीम होता है, मैन सुप्रीम नहीं होता। मोनार्की में हमने देखा कि मैन सुप्रीम होता है, सम्राट सुप्रीम होता है, बट रूल ऑफ लॉ में लॉ सुप्रीम है। एवरीबडी इज बाउंड बाय द लॉ। जो मोनार्क है या जो भी अथॉरिटी है उसको विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ ही अपना काम करना होगा। तो इसके फीचर्स हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला फीचर होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब यह है कि जो सिमिलरली प्लेस्ड पीपल हैं दे विल बी ट्रीटेड सिमिलरली। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वर्ग विशेष के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज दे दी जाए, जैसे ब्रिटिश टाइम में होता था, ओनली ब्रिटिशर्स कैन मूव इन फर्स्ट क्लास ट्रेन। तो इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं हो सकती। तो इक्वालिटी होना जरूरी है। इक्वालिटी होगी, जब इक्वालिटी होगी तो क्या होगा? आर्बिट्रेरीनेस खत्म हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मन मर्जी खत्म हो जाएगी। जो भी अथॉरिटीज हैं उनकी कोई मन मर्जी नहीं चलेगी ऐसी स्टेट में। तो ये होगा एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस खत्म करेगा, रूल ऑफ लॉ का ये नियम है। तीसरा क्या है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जिससे दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस किया जा सके। अगर किसी की कोई ग्रीवियंस है तो वो कोर्ट्स को मूव कर सके। फोर्थ है, जुडिशरी का हो गया। फोर्थ है, लॉज जो है वो क्लियर और पब्लिसाइज्ड होने चाहिए, कोई सीक्रेट लॉज नहीं होने चाहिए। जैसे नाजी जर्मनी में होता था, कोई आपने सीक्रेट जो लॉ बना दिया और फिर मन मर्जी से किसी को अरेस्ट कर लिया, इस तरह की कोई चीज नहीं। ओपनली पब्लिसाइज्ड लॉ होने चाहिए।
क्लियर एंड पब्लिसाइज्ड लॉ। और जब ये सारी आपने बंदिशें स्टेट पे लगानी तो इंडिविजुअल्स के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर भी ये बंदिश है कि दे शुड रेस्पेक्ट द लॉ, दे शुड अबाइड बाय द लॉ, सिटीजन शुड अबाइड बाय द लॉ। तो अब देखते हैं इन ऑप्शंस को, जो हमने थ्योरी देखी है उसके पर्सपेक्टिव से क्या कहता है। लिमिटेशन ऑफ पावर, एकदम सही बात है, लिमिटेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, ऐसे सिस्टम में पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लॉ, लॉ के प्रति पीपल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के प्रति नहीं है। गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ। तो ये ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो गया 1, 2 एंड 4। तो अगर हम देख सकते हैं कि हम अगर थ्योरी के कुछ पार्ट्स जानते हैं और फिर हम थोड़ी सी एनालिसिस करें अगर सवाल की, तो आराम से हम जवाब तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्पीकर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी ceases to be a member of assembly। ये अगेन प्रोविजन में से सीधा क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है और ये एकदम लॉजिकल भी है। अगर आप उस हाउस के मेंबर ही नहीं है तो हाउ कैन यू प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट हाउस? सो दिस इज करेक्ट। Second is, whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately। तो ये this is a wrong answer, this is a wrong statement, क्योंकि जो भी स्पीकर है वो जब इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन होने के बाद जब नेक्स्ट हाउस आएगा और उसकी सिटिंग से इमीडिएटली पहले तक जो पुराना वाला स्पीकर है ही विल होल्ड द ऑफिस, क्योंकि स्पीकर का ऑफिस कभी वेकेट नहीं हो सकता। तो ये अगेन ये भी सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रोविजन लिया गया है आर्टिकल 94 में से। तो अगेन द करेक्ट आंसर, अब इसमें हम we can very easily find the correct answer is 1 only। which of the following is or are correct? correct answer is 1 only। तो 1। एक हमेशा हमको ये भी देखना चाहिए कि सवाल में पूछा गया क्या गया है, which of the following is correct और not correct, कई बार not correct भी पूछ लेता है। नेक्स्ट सवाल है, which of the following reflects the nicest appropriate relationship between law and liberty। तो पहला है, if there are more laws there is less liberty। तो लॉज का जो नंबर है और लिबर्टी है, इनके बीच में कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं है कि लॉ ज्यादा होंगे तो लिबर्टी ज्यादा होगी या कम होंगे तो कम होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके बीच में क्वालिटेटिव रिलेशन है। लॉ अगर अच्छे होंगे तो भले ही से वो कम भी हो तो भी लिबर्टी ज्यादा होगी। अब कोई अथॉरिटेरियन स्टेट है, उसमें लॉज ज्यादा भी अगर होंगे तो भी लिबर्टी कम होगी, है ना। तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। अगर कोई कानून नहीं होगा, इफ देर इज नो लॉ, तो क्या होगा? देर विल बी स्टेट ऑफ नेचर। हम स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे, मत्स्य न्याय हो जाएगा। मत्स्य न्याय का मतलब जो पावरफुल है वो जो कमजोर है उसका दमन करेगा। तो ऐसी स्टेट में कोई लिबर्टी नहीं होगी। इसलिए इफ देर इज नो लॉ, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी, ये सुनने में सही लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। तो अगर लिबर्टी है तो लॉ जनता बनाएगी, ये कोई बाध्यता नहीं है। पुराने हमने देखा है हिस्ट्री में जो अच्छे राजा रहे, जैसे सम्राट अशोक, उनके जमाने में वेलफेयर हुआ लोगों का, लोगों के पास लिबर्टी आई, पर उन्होंने खुद, सम्राट ने मतलब 1 पर्सन ने लॉ बनाया, मोनार्क ने बनाया, ना कि पीपल ने। तो अगेन दिस इज नॉट ए नेसेसिटी। और इसका कन्वर्स एग्जांपल भी हमारे साथ सामने है। नाजी जो जर्मनी थी उसमें इलेक्शन के बाद हिटलर पावर में आए, पर उन्होंने फिर दमन किया, लिबर्टी खत्म करी। सो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग।
नेक्स्ट इज इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। इसका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई वॉर हो जाए, उसमें लॉज बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़े, तो उसमें हम कहेंगे लिबर्टी इज इन डेंजर। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपदा का रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए भी आप लॉज चेंज कर रहे हैं बार बार, तो उसमें लिबर्टी बढ़ रही है, घट रही है, कोई इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और हमको केवल एक इनमें ऑप्शन भी एक ही सेलेक्ट करना है, तो ये वाला सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम आते हैं इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935 रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू। ये अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी से, तो अगर आपके पास इसका बैकग्राउंड नहीं है तो इट इज बेटर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करें। पर अगर आपको इसमें आइडिया है तो देन आंसर आपको पता ही होगा, गवर्नर जनरल। क्योंकि ये था ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश राज में जितनी भी पावर्स थी वो ब्रिटिशर्स जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज थी उन्होंने अपने पास रख रखी थी, और बहुत ही कम पावर्स इंडियंस को दे रखी थी। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, इलेक्टेड जो हाउसेस थे, उनको बहुत ही कम पावर्स दे रखी थी, और इसी बात की सारी लड़ाई थी। तो द करेक्ट आंसर अगेन इज गवर्नर जनरल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो दोस्तों इसमें एक बार हम इसमें जो थ्योरी का पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये दे रखा है कि एक वोट ऑफ एमएलए की क्या वेटेज होगी। तो आर्टिकल 55 कहता है कि उसकी वेटेज होगी स्टेट की जो पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएज, इलेक्टेड एमएलएज है ना, इनटू 1000। तो इस फॉर्मूला का जो जवाब आएगा वो एक स्टेट के एमएलए, किसी भी स्टेट के, उस पर्टिकुलर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू होगी। तो ये बदलता रहता है, ये हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। इस फॉर्मूले में जैसे ही आप पॉपुलेशन फीड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ एमएलएज और ये फीड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हर स्टेट के लिए अलग अलग आएगा। तो द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट कहता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा। संविधान ये कहता है कि अब हम वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज देखेंगे क्या होता है। तो संविधान ये कहता है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी होगी जो जितनी भी स्टेट के टोटल एमएलए के जो टोटल वैल्यू है, ये सभी स्टेट्स का हम इसको फलाएंगे और फिर जो आंसर आएगा सभी स्टेट्स का वो ऐड हो जाएगा, तो उससे आ जाएगी हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। तो ये एक एमपी के वोट की ये वैल्यू होगी, वो एमपी चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस ऑप्शन इज wrong. Correct answer is one only. Now next question is right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Article 14 and the provisions under 42nd Amendment to the Constitution. Article 14 बात करता है right to equality की. Article 17 and directive principles of state policy in part 4. Article 17 है abolition of untouchability. Article 21 and the freedoms guaranteed under part 3. So Article 21 जो है ये है life and liberty. So this appears to be the correct answer.
अब हम फोर्थ देख लेते हैं, आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस अगेन इज, ये आर्टिकल 24 है, ये राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है। दिस अगेन इज नॉट द आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट सवाल है, वो कहता है विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटनाइजेज एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by executive within the scope of such legislation, such delegation. Sorry. कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, पहला ऑप्शन है। तो अश्योरेंसेस समझ लीजिए क्या होता है। अश्योरेंस है कि जब पार्लियामेंट में कोई सवाल पूछा जाता है, उसके जवाब में जो कंसर्न मिनिस्टर होते हैं वो कुछ ऐसा जवाब देते हैं जिसमें वो अंडरटेक करते हैं टू डू समथिंग, तो वो बन जाता है अश्योरेंस। वो माना जाएगा कि उन्होंने पार्लियामेंट को अश्योरेंस दी है। तो ये एक अलग चीज है, अश्योरेंस पार्लियामेंट को कुछ करने के लिए देना, ये एक अलग चीज है। और रूल्स जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं वो एक अलग चीज होती है। सो दिस अपीयर्स टू बी अ रॉन्ग ऑप्शन। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सारी चीज हैं, रेगुलेशंस, रूल्स, सब लॉज, बाय लॉज एटसेट्रा, ये सारे, इन सबको कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट, या इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, ये नाम से ही थोड़ा सा हम इसका पता लगा सकते हैं कि एक क्या होता है, लेजिस्लेशन होता है जो पार्लियामेंट बनाती है, जो होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अब आप जैसे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो एक उसके लिए एक्ट बनाया गया IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2003। तो जो एक्ट होता है वो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर देता है, ब्रॉडली बताता है कानून क्या है, और उसकी जो डिटेल्स होती है, क्योंकि कानून के अंदर कई ऐसे प्रोविजन होते हैं जो कि पार्लियामेंट नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट के पास उस चीज की एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये जो संबंधित मिनिस्ट्री है उसको पावर डेलीगेट कर दी जाती है कि आप इसमें रूल्स बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टैक्सेशन का लॉ है, तो जो टैक्स है, टैक्स तो गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि ये इस चीज पे टैक्स होगा, और उसकी जो वैल्यूज हैं और कुछ सर्टेन एग्जाम्पशंस हैं, तो इस तरह की जो डिटेलिंग है वो संबंधित मिनिस्ट्री को, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को दे दी जाएगी। तो ये जो रूल्स होंगे IT एक्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए बने IT रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, तो इनका नेचर क्या है, ये सबऑर्डिनेट है, ये इस एक्ट के सबऑर्डिनेट है ना। तो इस एक्ट की जो गैप्स हैं उसको फिल करते हैं ये, इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पावर है ये डेलीगेट कर दी गई है। संविधान के अंदर एक प्रोविजन होता है कि जो भी पावर किसी व्यक्ति के पास होती है वो अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को डेलीगेट भी कर सकता है। तो लेजिस्लेचर के जो पास जो पावर है वो अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं टू फिल इन द गैप्स, डिटेलिंग, क्योंकि उन्हीं के पास एक्सपर्टीज है। तो अगेन ये सारी चीज क्लियरली कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ही देखेगी, क्योंकि ये सारे चीज, ये जो हैं रूल्स, रेगुलेशन, सब लॉज, बाय लॉज एटसेट्रा, दे आर ऑल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है रूल्स कमेटी। तो जो रूल्स कमेटी होती है ये पार्लियामेंट के जो प्रोसीजरल रूल्स हैं ये उसको देखती है, उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। फिर है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट का बिजनेस क्या होगा, कौन कौन से विषय पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब क्योंकि हम इस टॉपिक पे हैं तो हम थोड़े से और एक आध और इसमें प्रोविजंस देख लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज देख लेते हैं हम, पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं। तो इसमें दो तरह की कमिटीज होती हैं, एक तो होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज। तो जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं ये परमानेंट होती हैं, और इसके बरखिलाफ एक दूसरी कमिटीज होती हैं दूसरी टाइप की, उन्हें कहते हैं एड हॉक, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम बनती हैं और फिर खत्म कर दी जाती हैं। तो
तो स्टैंडिंग कमिटीज में जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो है, एक तो हर डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, जैसे एग्रीकल्चर है तो जो एग्रीकल्चर की जो स्टैंडिंग कमेटी होगी वो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का काम को सुपरवाइज करेगी, एक तरह से चेक एंड बैलेंस करेगी, उसके बारे में सवाल पूछेगी उनसे। तो ये होगी डिपार्टमेंटल। इसके अलावा होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है क्योंकि ये कैग रिपोर्ट्स एटसेट्रा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो ये फ्रॉम टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स बनाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं जो फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी से डील करती हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी डील करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। इसके अलावा एक पब्लिक एंटरप्राइजेस पे एक कमेटी होती है, जो पीयूसीज हैं, जितने भी पीयूसीज हैं उनके रिपोर्ट्स वगैरह, उनके काम को सुपरवाइज करती है। इसके अलावा एक होती है एस्टिमेट्स कमेटी। तो बजट में जो एस्टिमेट्स पेश किए जाते हैं वो सही है या नहीं है, उनकी वेरासिटी, उनके ऊपर सवाल पूछना, वो कैसे आए, ये सब एस्टिमेट्स कमेटी देखती है। तो ये इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है एथिक्स कमेटी। तो वो ये देखती है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो वेदर दे आर वायलेटिंग एनी कोड ऑफ कंडक्ट एटसेट्रा, तो वो सब ये एथिक्स कमेटी देखती है। तो ये इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। तो ये जनरल आपको इसका भी थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए कि ये क्या होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये डायरेक्टली हमारे विषय का सवाल नहीं है, तो इसको हम स्किप करके आगे दूसरे सवाल पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज the Parliament of India can place a particular law in 9th schedule of the Constitution। 9th schedule का हमने पहले भी देखा है, इस पे पहले भी कुछ सवाल आते रहे हैं। तो 9th schedule जैसे हमने पहले देखा था, 9th schedule क्या होता है, 9th schedule में जो एक्ट्स हैं, पार्लियामेंट के जो लॉज हैं वो लिस्टेड हैं और उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर है। तो ये इसमें हमें एक और आर्टिकल भी याद रखना है, आर्टिकल 31B। अब इसमें कैसे डाला जाएगा, 9th शेड्यूल में कैसे डाला जाएगा कोई भी एक्ट, वो अमेंडमेंट के द्वारा डाला जाएगा। तो और अमेंडमेंट कौन करेगा, अमेंडमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो आर्टिकल जो 31B है वो ये बात कहता है डायरेक्टली, जो वर्ड्स हैं वो ये लिखे हुए हैं उसमें, परंतु इसमें एक हमको एक और थोड़ा सा अपना इसमें नॉलेज हमको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये इस टाइप का कोई रिलेटेड टॉपिक मेंस में भी आ जाए। तो उसमें हमको ये देखना चाहिए कि एक इसमें डेट याद रखें, 24 अप्रैल 1973। ये वो डेट थी जब केशवानंद भारती डिसीजन आया था और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जो जुडिशियल रिव्यू को सुपरसीड कर सके। तो इस को ध्यान रखते हुए बाद में एक केस हुआ IR कोएलो। तो IR कोएलो में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस डेट से पहले वाले जो लॉज हैं वो तो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। इस डेट से पहले जो 9th शेड्यूल में लॉज डाले गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देखेगा। पर इसके बाद जो लॉज डाले गए हैं वो दोज कैन बी एग्जामिन्ड। तो ये आप एक साइड टॉपिक याद रखिए। परंतु सो फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, क्योंकि ये प्री का सवाल है और इसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज की हमको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्ट प्रोविजन है
वो वो उसी के अनुसार जवाब देंगे। तो दिस appears to be correct, you can say, and then the correct answer becomes both A and नेक्स्ट हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज स्वतंत्रता पार्टी। जिन लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रखी है दे विल नो दैट उस टाइम पे मेन ऑपोजिशन वाज कम्युनिस्ट। मेन ऑपोजिशन ये थी, जो बड़े लीडर्स ऑपोजिशन के थे ए के गोपालन एटसेट्रा, दे वर ऑल फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी। सो कम्युनिस्ट पार्टी वाज द मेन ऑपोजिशन। जिन लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह अच्छी पढ़ी है दे नो, बट जिनको ये स्ट्राइक नहीं भी हो रहा है दोज पीपल वो भी अपना दूसरे ऑप्शन को देख के ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सेकंड कहता है इन द लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। ओके, इसको भी हम दोबारा देखेंगे। एक बार थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये कह रहा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स होना जरूरी है। अभी ये विषय पिछले कुछ टाइम से कई बार फ्रॉम टाइम टू टाइम न्यूज में आता है, क्योंकि जो लास्ट दो लोकसभा है 16th एंड 17th, इनमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट खाली है। वो इसलिए क्योंकि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उसके पास, जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उसके पास 55 मेंबर्स भी नहीं है, मतलब 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स भी उनके पास नहीं है। तो ये टाइम टू टाइम ये बात आती रहती है, इलेक्शनों के बाद ये काफी चर्चा का विषय बनती है। तो जो लोग वेल अवेयर हैं वो ये बात जानते होंगे कि ये जो लिमिट है ये 75 नहीं है, दिस इज 55। सो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। तो जब 3 रॉन्ग है तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता। तो देन करेक्ट आंसर बिकम्स ओनली दिस। नेक्स्ट सवाल है इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर्स as provided in article as provided under article 356 of the constitution in respect of a particular state, then the assembly of the state is automatically dissolved. B, the powers of the legislature of that state shall be exercised by or under the authority of parliament. Article 19 is suspended in that state. The president can make laws relating to that state. अब एक बार पहले देख लेते हैं आर्टिकल 356 कहता क्या है। आर्टिकल 356 ये कहता है कि इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी रन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन ही विल इशू ए प्रोक्लेमेशन। एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे। प्रोक्लेमेशन क्या कहेगी? पहली चीज ये कहती है कि द फंक्शंस ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट खुद अपने पास ले लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं ये चले जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। सेकंड वो कहता है ऑल द फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के जो फंक्शंस हैं ये चले जाएंगे पार्लियामेंट के पास। थर्ड ये कहता है कि अगर इसके अलावा कोई और इंसिडेंटल या कोई और सप्लीमेंट्री विषय है तो उसके ऊपर भी प्रोक्लेमेशन अपना डायरेक्शन दे सकती है। जैसे कोई फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं, पर वो ये कहीं नहीं कहती कि आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। ये एक दूसरा प्रोविजन है उसके अंडर आता है। आर्टिकल 358 में ये कहा गया है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, किस ग्राउंड पे? वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के
के ग्राउंड्स पे कभी भी अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उसमें 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा और दूसरे आर्टिकल्स एज पर प्रोक्लेमेशन सस्पेंड हो जाएंगे। तो वो ये वाले आर्टिकल की बात नहीं है, ये प्रेसिडेंट्स रूल वाला आर्टिकल है, इसमें डायरेक्टली सस्पेंड नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब दूसरे ऑप्शंस को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। असेंबली ऑफ दैट स्टेट इज डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो मान लीजिए कोई कानून व्यवस्था खराब हो गई किसी स्टेट में, 6 महीने बाद ठीक हो जाती है, तो वो दोबारा रीइंस्टेट हो सकता है, इसमें ऑटोमेटिकली डिसॉल्व वाली कोई बात नहीं है। सेकेंडली, द पावर्स of the legislature of that state shall be exercised by or under authority of parliament, ये एकदम सही बात है, this is correct। the president can make laws relating to that state, नहीं, क्योंकि laws relating to that state कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर को पावर दे, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर पार्लियामेंट को दे दी गई है। एक और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, दो बातें और, इससे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 356 वाला। इसमें ये जरूर ध्यान रखिए कि ये जो प्रोक्लेमेशन है ये पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए विद इन 2 months और 6 months एट अ टाइम प्रेसिडेंट्स रूल की जो ये प्रोक्लेमेशन है ये चल सकती है। जैसे अभी किया, फिर 6 महीने बाद दोबारा पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल इसका नेसेसरी है, और ऐसे कर करके 3 years तक ये चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। एक इसमें और आप याद रख सकते हैं, एक केस है SR बोमई, SR बोमई। वो ये कहता है कि इवन दिस प्रोक्लेमेशन, जब ये प्रोक्लेमेशन दी गई है, इवन दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट एग्जामिन कर सकता है कि कोई रिकॉर्ड, कोई मटेरियल ऑन रिकॉर्ड था या नहीं ये प्रोक्लेमेशन इशू करने के लिए। तो अगेन इससे ये विषय पूरा, हम with this we come to an end of this session. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.